हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपका अपना परिवार एमएम स्टेट पॉइंट में स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, कल का आप वेट कर रहे होंगे क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया किसी कारणवश, क्योंकि एक प्रोग्राम में था मैं, इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी बाल विकास का जो चैप्टर वो होगा, मतलब प्रैक्टिस सेट होगा, वो थर्ड होगा। क्योंकि अब तक हम टू कर रहे थे, टू समाप्त कर दिया गया क्योंकि मैंने आपको उसमें क्या पढ़ा, एबीएस और सीडी भी पढ़ाई थी। ठीक है जी फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी लग रहा हो बोले भाषा ही पढ़ाएं, तो मैं भाषा की भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है। तो फिलहाल आज प्रैक्टिस सेट थर्ड के हम जो पहला रहेगा आज का, वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की भी क्लास बहुत दमदार, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं यानी बाल विकास से। तो देखिए, लैंग्वेज दोनों रहेगा इसमें, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, दोनों लैंग्वेज से मैंने ये क्वेश्चन में पीडीएफ कर रखी है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जाता है, इस विचार पर आधारित प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन, केवल आनुवांशिकता से, और आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से, ये केवल वातावरण से, और अगला आपका ये है ना तो आनुवांशिकता और ना ही वातावरण से। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये एक अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण बनाती है। क्या बनाती है? ये प्रबलीकरण बनाती है। ठीक है, प्रबलीकरण बनाती है और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास केवल वातावरण से होता है फ्रेंड्स, ये क्योंकि वातावरण द्वारा ही बच्चों के आचरण को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, वातावरण के कारण ही ये हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका ये राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? बताइए, शीर्षगामी सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम की एकता रूप या एकीकरण का सिद्धांत? तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें अधोगामी, किसकी बात करें? हम अधोगामी की बात करें। अधोगामी सिद्धांत के अनुसार ही वृद्धि या विकास को हम एक दूसरे से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करते हैं। ठीक है, फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस, फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूर की ओर के क्रम का हम अनुसरण करते हैं। तो इसमें आपका जो अधोगामी सिद्धांत है ये बिल्कुल ठीक माना गया है, क्योंकि लिखने और गेंद फेंकने की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन बी यानी दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या आता है इसका। चलिए पढ़िए, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है बाल्यावस्था, होता है किशोरावस्था या वैशावस्था, या संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है? बताइए फ्रेंड। तो देखिए, करते हैं जो हम गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो कि संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, संपूर्ण जीवन काल के बराबर, जीवन काल के समय होता है, संपूर्ण जीवन काल के समय होता है। ठीक है, मानव विकास जीवन भर मनुष्य के शारीरिक, क्या क्या, शारीरिक,
शारीरिक और संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकास को संदर्भित करता है। ठीक है, तो संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है ये। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ये फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल राइट माना गया ये। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखिए, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विद्यालय, धर्म, परिवार, समुदाय, ये सब संस्थाएं हैं। तो इनमें से कौन सी जो संस्था है वो बच्चों के लिए अगर हम देखे जाएं तो प्राथमिक समाजीकरण की जिम्मेदार संस्था होती है। हम बात करें परिवार की, परिवार, हम बात करें मित्र मंडली बना दें, मित्र क्या बना देंगे? मंडल बनाते हैं, मंडली, मंडल, एवं पड़ोसी भी है। जबकि विद्यालय आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संगठनों को समीकरण की द्वितीय संस्थाओं में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा परिवार यानी थर्ड, ये बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीवन जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र की प्रक्रिया हैं, भाषा चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो इनमें अगर हम देखें कौन सा इसमें बेस्ट होगा, अगर हम बात करें भाषा और चिंतन, है ना, तो भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे का कहना है कि चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। क्या करता है? चिंतन क्या करता है? भाषा को निर्धारण करता है। चिंतन भाषा को निर्धारण करता है, अर्थात पहले विचार फिर बाद में भाषा आती है। पहले क्या आता है? विचार आता है पहले, फिर बाद में क्या आती है? भाषा आती है। तो ऑप्शन यानी जो पहला वाला है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ये बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करते हैं क्या आता है। देखिए, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? बताइए डियर स्टूडेंट्स, अनु की सोच का आधार क्या है? केंद्रिता या क्रमबद्धता, केंद्रिता या क्रमबद्धता, संरक्षणता, परिपक्वता। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है? अगर हम बात करें 2 गिलासों में समान मात्रा में, अगर यहाँ पे एक गिलास ही रख दिया हमने, इसमें भी समान मात्रा में दूसरा गिलास ही रख दिया, ठीक है, इसमें भी समान मात्रा में जल ले लें, तो परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। तो जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार केंद्रित है। कैसा? केंद्र की ओर है। तो ऑप्शन जो पहला वाला है वो ठीक माना जाएगा, क्योंकि इसमें केंद्र की ओर इसका ये पानी बताया गया है। ठीक है, केंद्र की ओर पानी बताया गया है, तो केंद्र की ओर, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पढ़िए क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तिता किसी क्रिया को उलटते क्रम में पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? संवेदीगात्मक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण, या मूल संक्रियात्मक चरण, या औपचारिक? यहाँ पे औपचारिक है। ठीक है, क्या है? औपचारिक। तो पियाजे की अगर हम बात करें तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, है ना, रिवर्सिबिलिटी करता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है प्रतिवर्तिता। ठीक है, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में पाना।
तो मूर्त संख्यात्मक चरण की बुनियादी उपलब्ध है। तो ये मूर्त संख्यात्मक आपको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो, बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसका आंसर क्या आता है। गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सिद्धांतनिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, या बी एफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, या जीरोम ब्रूनर का रचनावाद, या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम बात करें गणित की, तो गणित की जो अध्यापक है वो उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन तो करवाती है, लेकिन वे लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन यानी जो फर्स्ट वाला है वो सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और सांस्कृतिक, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और सांस्कृतिक, भाषा और परिपक्वता। तो लेव वाइगोत्स्की द्वारा अगर हम बात करें, बच्चों के विकास का सिद्धांत भाषा और सांस्कृतिक पर आधारित है, क्योंकि इनके अनुसार भाषा सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते थे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है, फर्स्ट माना जाएगा? नहीं, कौन सा माना? भाषा और संस्कृत। हाँ ठीक है, थर्ड। सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जेंडर एक अवधारणा है, कैसी? मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक और शारीरिक। अगर हम बात करें जेंडर की कैसी अवधारणा है, तो जेंडर जबकि एक लिंग एक जैविक अवधारणा है, सामाजिक संदर्भ में जेंडर की अवधारणा मात्र जैविक रूप से स्त्री या पुरुष तक सीमित नहीं रहती। ठीक है, तो आपको कौन सा जाएगा? सामाजिक अवधारणा, ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल राइट माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, जंतुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करती है? अंतः व्यक्तिक, प्रकृतिवादी, भाषाई और अंतर व्यक्तिक। तो नीता सही प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह प्रगतिवादी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उसकी प्रगतिवादी बुद्धि के द्वारा वनस्पतियां या जीवों की पहचान और वर्गीकरण में सुविधा होती है। तो ऑप्शन आपका सेकंड जो प्रगतिवादी, बिल्कुल राइट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संभालते हुए एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए, और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए, या प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए, या सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए, या विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये तो कक्षा में सबके लिए कड़े नियम, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, सभी के लिए क्या समान पाठ्यक्रम और अधिगम की गति, या विद्यार्थियों को अधिगम की विधि का अवसर प्रदान, ये ठीक है। इससे भी ये वाला पॉइंट ठीक बैठेगा,
ऑप्शन फोर्थ वाला जो है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ये राइट माना जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालते हुए प्राथमिक शिक्षिका को विद्यार्थी को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं से युक्त छात्र होते हैं और अध्यापक को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखकर अपना शिक्षण कार्य संपादित करना चाहिए। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका ये राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञाकारिता, उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था, उन्मुखीकरण। अगर हम बात करें 8 वर्षीय रोहित को, है ना, तो क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे, तो लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दी गई नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह एक अच्छा लड़का या लड़की, है ना, उन्मुख को प्रदर्शित करता है। तो इस चरण में बच्चा अच्छा बनकर अन्य व्यक्ति से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, कहलाता है रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र या पोर्टफोलियो। क्या कहलाता है? अगर हम बात करें बच्चों की, तो संग्रह जिसका लक्ष्य है प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना, तो पोर्टफोलियो कहलाएगा। अगर कोई भी हमने बच्चों का रिकॉर्ड रख लिया, जो बच्चों ने कार्य किए, भिन्न भिन्न कार्य, तो यानी जो पूरे वर्ष बच्चे कार्य करते हैं स्कूल के दौरान, और वो जो उनके कार्य किए जाते हैं पूरे वर्ष, तो यानी तो उनको हम रिकॉर्ड बना कर रखते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है क्या? सक्रिय बनाती है, या सक्रिय अनुयायी बनाती है, निष्क्रिय अनुयायी या निष्क्रिय अन्वेषक बनाती है? तो हम बात करें प्रगति स्कूल में, जो एक प्रगति स्कूल यानी प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाती है, क्योंकि ये बच्चों को उनके ज्ञान प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखना, क्या करके सीखना, करके सीखना को बढ़ावा देती है। इसलिए सक्रिय अन्वेषक आपका जो है फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आइए पढ़ते हैं। प्रवाह, विस्तारितीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? आत्म केंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता और कार्यात्मक अटलता। तो प्रवाह की अगर हम बात करें, तो प्रवाह, विस्तारीकरण, लचीलापन एवं मौलिकता सृजनात्मकता के लक्षण हैं। सृजनात्मक वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने व विचार करने के लिए समर्थन करती है, सृजनात्मकता। इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड ठीक माना जाएगा, क्योंकि नवीन तरीके से काम करते हैं। तो इसमें आपका प्रभाव भी आ जाएगा, विस्तारीकरण भी आ जाएगा, लचीलापन, और ये सब लक्षण आ जाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम 17 की ओर। देखिए, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु जरूरी है क्या? मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगमता,
अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण या विशिष्ट स्कूलों में स्थापन। तो शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु आधारभूत अभिगम्यता जरूरी है, क्योंकि शारीरिक रूप से बाधित विद्यार्थियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था बिना आधारभूत अभिगम्यता के संभव नहीं है। इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन ये राइट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग से सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम या हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं। तो हम बात करें डायसलेक्सिया, किसकी बात करें? डायसलेक्सिया यानी पठन वैकल्य को अधिगम विकारों के बहुक्रम वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इससे तात्पर्य है कि पढ़ने में विकार होना यह किसी तरह की समस्या या कमी से, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका ये बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, इनमें से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समता, पृथक्करण और नामीकरण, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन या व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। तो हम बात करें सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग यानी पृथक्करण और नामीकरण। समावेशी अध्ययन का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि समावेशन के अंतर्गत पृथक्करण का विरोध किया जाता है। समावेशी अध्यापन के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिसका विरोध किया जाता है ऑप्शन बी बिल्कुल, यानी जो सेकंड वाला है ये ठीक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 20। कथन है कुम्हार समुदाय संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प चुनें। तो कुम्हार समुदाय संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख तो लेते हैं, क्योंकि बच्चे अपने पैतृक व्यवसाय में पिता के साथ संलग्न रहते हैं। ये बर्तन बनाने हेतु भारी पत्थर के पहिए के घूर्णन द्रव्यमान में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रतिमान के विक्रियाओं को याद रखना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। अगर हम बात करें छात्र की, तो छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं, जो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण यानी प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित तो करता है, लेकिन जो उसके अधिगम के संबंधों में सहायक होते हैं, तो प्रतिमान के द्वारा बच्चे के अधिगम को अधिक सार्थक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अधिक क्या बनाया जा सकता है इसका? सार्थक और प्रभावशाली। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रतिमान और प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रियाओं को समझ सकती है
वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है या वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। अगर हम बात करें अधिगमकर्ताओं की, तो त्रुटियों को समझाना अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है और बच्चे द्वारा की गई त्रुटियां उनकी चिंतन प्रक्रिया की प्रकृति को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य वस्तु पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारक। तो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। इसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया से संबंध बनाकर अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो इसलिए थर्ड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है और दुश्चिंता से निपटने के लिए वह तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। तो समस्या समाधान, यह भाव नियमन, परिहार्यता, खंडन। तो परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है और एंजाइटी से निपटने के लिए वे भाव नियमन का मतलब है इमोशनल मैनेजमेंट यानी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। तो ऑप्शन आपका भाव नियमन, इसको हम क्या कह सकते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट। ऑप्शन आपका बी ये राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहित अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करता है। तो रोहिणी एक प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, स्व प्रेरित अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। तो 19 यानी कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है, क्योंकि रोहिणी एक स्वेता प्रेरित अधिगम करता है। तो सेकंड वाला बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या प्रदर्शित करती हैं? अधिगम अध्यक्षता, किसी संप्रदायता के बारे में सहज विचार, निराधार दावे या स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो बच्चे द्वारा अधिग्रहित विकल्प संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? क्या अधिगम को भी दर्शाती हैं? दर्शाते नहीं। तो किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, ये तो नहीं हो रहा। तो निराधार दावे भी ठीक है, और स्थायी संकल्पनात्मक, तो तीनों यानी फर्स्ट भी और सेकंड भी और ये आपका फोर्थ भी। तो इसमें आपके ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स, आगे संकल्पना है ना। एक मिनट संकल्पना, एक सवाल क्या था ये? अच्छा, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां किसी संप्रदाय मतलब कंसेप्ट कह सकते हैं हम इसको।
कंसेप्ट के बारे में सहज विचार को दर्शाती हैं कि बच्चों द्वारा किसी संप्रदाय के बारे में किस प्रकार की धारणा को विकसित किया जा सके। तो किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ये राइट होगा। मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया डियर फ्रेंड्स, चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं, बताइए। हाँ, तो संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल करना सही है बिल्कुल, और अमूर्त से मूर्त यानी मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, लेकिन अमूर्त से नहीं है तो ये गलत हो जाएगा आपका। पहले मूर्त होता, मूर्त से अगर अमूर्त होता तो ठीक माना जाता है, लेकिन अब अमूर्त से मूर्त कैसे हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। विविध सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो पहला और तीसरा और आपका चौथा, तो ऑप्शन बी ये ठीक हो जाएगा, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए इसको पढ़ते हैं। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण यह विधि आध्यात्मिक प्रभावशाली है क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। ये प्रभाव